बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 335। निराश दूहे। तुम बूढ़े, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां नीचे कर रहा हूँ। अज्ञानी मत बनो। दूहे ने भी ठंडा सा हुंकार भरा, फिर कहा। हालांकि दूहे ने शांत होने का ढोंग किया, लेकिन अधिक से अधिक लोग देख रहे थे और उसे अपराध बोध महसूस हो रहा था। मेरी हड्डियां सख्त हैं, जू लाओ ने भी धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और आसपास के कई लोगों ने इस जू लाओ की आवाज सुनी। यह आवाज पास में मौजूद वेनजी को भी जैसे कुछ मिला और फिर उसने अचानक सिर उठाकर जू लाओ की पिछली जगह की ओर देखा। तुम पहले वापस जाओ और जब मैं यहाँ का मामला निपटा लूंगा तब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा उन दो लोगों को भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर हमारा इंतजार करने के लिए ले जाओ। मुझे आशा है कि कोई परेशानी नहीं होगी, वेनजी ने भी सामने वाले युवक से कहा और बोलने के बाद वह जल्दी से उस जगह की ओर चला जहां जू लाओ और अन्य लोग थे। हाँ हाँ मास्टर, राष्ट्रीय शिक्षक यहाँ हैं। अब अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। आसपास के कुछ लोग भी हूटिंग कर रहे थे और तुरंत रास्ता दे दिया और फिर वेनजी को धीरे धीरे बीच में चलने दिया। इस लड़के को पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वेनजी ने पहली बार दूहे को देखा तो उसने अपने दिल में क्रूरता से कहा। वेनजी मैदान में चला गया। दूहे और जू लाओ सबसे केंद्र में थे, जाहिर तौर पर शामिल पक्ष थे, लेकिन वेनजी ने कुछ भी नहीं पूछा। उसने बस दूहे से कहा, महोदय से माफी मांगो। एक गुस्से भरी आवाज भी दूहे पर गरजी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वह था। दूहे भी अनिच्छुक था और जल्दी से बचाव करने लगा। क्या यह पर्याप्त शर्मनाक नहीं है? वेनजी ने भी ठंडा सा हुंकार भरा, फिर दूहे की ओर देखना बंद कर दिया। सिर घुमाकर सामने जू लाओ को देखा। मूल कठोरता गायब थी, उसकी जगह चेहरे पर एक मुस्कान थी। महोदय, क्या यह लड़का परेशानी पैदा नहीं कर रहा? वेनजी ने भी धीरे से अपने पास दूहे को घूरा और फिर जू लाओ से सम्मानपूर्वक कहा, मैंने परेशानी नहीं की, बस इसने मुझे सीधे टक्कर मारी और बदनाम किया कि मैंने पहले इसे टक्कर मारी। हाँ, यह शुआनलिंग शाही परिवार वाकई ठंडा कर देता है, जू लाओ ने भी कहा और बोलने के बाद उन्होंने एक दर्दनाक भाव भी बनाया जिससे आसपास के कई लोग दूहे को हूट करने और कोसने लगे। मैंने बहुत पहले सुना था कि ये छठा राजकुमार दिन भर अज्ञानी और अक्षम रहता है और अच्छे परिवार की युवा लड़कियों को धमकाता है। अब यह वास्तव में एक बूढ़े व्यक्ति को धमका रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि शुआनलिंग राजा ऐसे कचरे को क्यों बर्दाश्त करते हैं। दर्शकों की भीड़ से लगातार टूटी फूटी बातें निकल रही थीं। तुम अभी भी खड़े क्यों हो? घुटनों के बल बैठो और वरिष्ठों से माफी मांगो। वेनजी ने भी देखा कि दूहे का बिल्कुल भी कार्य करने का इरादा नहीं था और फिर मुंह खोलकर कहा, हुम्फ। वेनजी, यह मत सोचो कि तुम राष्ट्रीय शिक्षक हो तो मुझ पर उंगली उठा सकते हो। मैं नहीं मांगूंगा। दूहे ने भी ठंडा सा हुंकार भरा और कहा, तुमने खुद यह मोल लिया। वेनजी ने भी अधिक से अधिक दर्शकों को देखा और तुरंत कार्रवाई की। देखा गया कि वेनजी की भूत सी गति थी और अगले ही पल वह अचानक दूहे के पीछे प्रकट हुआ। फिर उसने अपना पैर हल्के से उठाया और दूहे के टखने पर क्रूरता से लात मारी। आह! एक चीख के साथ दूहे को यह जानने का समय भी नहीं मिला कि क्या हुआ, इससे पहले कि वह पॉप के साथ घुटनों के बल बैठ गया। यह सिर्फ एक जूनियर है, बस एक साधारण सबक है। चलो, जू लाओ ने भी धीरे से कहा और फिर बिना पीछे मुड़े शुआनलिंग शहर की गहराई की ओर चले। शियाओ यान और अन्य लोगों ने यह सुनकर गुप्त रूप से इस जू लाओ की प्रशंसा की। छठा राजकुमार दूहे स्पष्ट रूप से पहले उनके फेंशियांग पैविलियन में उपद्रव करने की कोशिश करने गया था और वह पूरी तरह से असफल रहा। हालांकि शुआनलिंग शाही परिवार के क्षेत्र में उनके अपने लोगों का उपयोग करके उनके अपने राजकुमार के चेहरे पर तमाचा मारना अत्यंत सुखद था। आखिरकार फेंशियांग पैविलियन अत्यंत सुरक्षात्मक है। शियाओ यान और अन्य लोग भी हंसे और फिर धीरे धीरे पीछे चले। छठा राजकुमार दूहे, अपने आप को संभालो।
शाही परिवार की ओर से मैं आधिकारिक रूप से तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम किसी भी चीज को पढ़ने के योग्य नहीं हो, वेनजी ने भी धीरे से कहा और फिर पीछे चला। 5 लोगों का समूह भी सभी की नजरों से गायब हो गया। बाकी बचा की डूहे की आंखों में निराशा दिखाई दी। इस बार ऐसा लगता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे नहीं उकसाना चाहिए था, क्योंकि डूहे जानता है कि शुआनलिंग शाही परिवार में वास्तव में गिनती होती है। उसके पिता शुआनलिंग राजा को छोड़कर इस वेनजी का एक शब्द पीछा करना मुश्किल है। अगर वेनजी ने ऐसा कहा तो वह अगले उत्तराधिकारी के लिए उम्मीदवारी की योग्यता खो देगा। सभी बचाव के रास्ते खो दिए। इन चारों का विवरण क्या है और यह मास्टर वेनजी उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कुछ तीक्ष्ण नजर वाले लोगों ने भी मास्टर वेनजी के चारों के प्रति रवैये को देखा और तुरंत विचारमग्न हो गए। जब मामला खत्म हुआ, दर्शक भी एक एक करके तितर-बितर हो गए। केवल डूहे और अनुचर वहां खड़े रह गए। मैं संतुष्ट नहीं हूं, डूहे ने भी आकाश में चिल्लाया और फिर खाली नजरों से कहा। वेनजी के शब्दों ने निस्संदेह डूहे को ठंडे महल में डाल दिया। भविष्य में शुआनलिंग शाही परिवार उसे कोई संसाधन नहीं देगा या वह किसी अन्य मामले में भाग लेने के योग्य नहीं है। इस मामले में यह डूहे केवल नाम का राजकुमार है। छठा राजकुमार, चलो इस मामले पर लंबे समय तक चर्चा करने की आवश्यकता है, अनुचर ने भी सोचा। चलो, डूहे भी जानता था कि यह चर्चा के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वह भी यहाँ से चला गया और अपने निवास की ओर बढ़ा। हाँ, मैंने कुछ लोगों को हंसाया। वेनजी ने भी जू लाओ से माफी मांगी। आखिरकार छठे राजकुमार का चरित्र और दर्जा वाकई बहुत अच्छा नहीं था और अगर उसे छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया। कोई बात नहीं, पहले बड़ा काम करें, जू लाओ ने भी कहा। 5 लोग सड़क पर चले, धीरे धीरे शुआनलिंग शहर की गहराई की ओर बढ़ते हुए। वैसे मैंने सुना है कि कुछ महीनों में शुआनलिंग शहर में एक बड़े पैमाने की नीलामी आयोजित होगी। जू लाओ को भी जैसे कुछ याद आया और फिर कहा, हाँ, अगर वयस्कों को रुचि है तो आप उस समय आकर भाग ले सकते हैं। इस नीलामी में बहुत सारी अजीब चीजें होंगी। वेनजी भी हंसा। हाँ, मैं तब निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। वैसे इन छोटे लोगों को दुनिया दिखाने के लिए लाओ, जू लाओ ने धीरे से कहा। और फिर वह और अधिक हिचकिचाया नहीं और पहले बाहर चला। नीलामी शियाओ यान की आंखें भी बुदबुदाईं और अत्यंत उग्र हो गईं। अगर इस जू लाओ जैसे मजबूत व्यक्ति को भी नीलामी में रुचि है तो नीलामी की वस्तुएं अत्यंत कीमती हैं। कीमियागर ने कहा कि सबसे उपजाऊ पेशा शियाओ यान जैसे उच्चस्तरीय कीमियागर की तो बात ही नहीं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीलामी से पहले अभी 1 महीने से अधिक समय है। इस समय आपको शुआनलिंग सम्राट तालाब में अच्छी तरह से डुबकी लगानी चाहिए, जू लाओ ने भी कहा। महोदय ने जो कहा वह बहुत सत्य है। सब लोग कृपया मेरे साथ आए, वेनजी ने भी सहमति दी और अगले ही पल वेनजी ने कुछ लोगों को एक बहुत ही चमकदार जगह की ओर ले गया। वहां रक्षा अत्यंत कड़ी थी। वहां सैकड़ों सैनिक पहरा दे रहे थे और कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग वहां बैठे थे। ऊपर देखने पर वहां कुछ अत्यंत आकर्षक बड़े अक्षर धीरे धीरे खड़े दिखाई दे रहे थे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 336। लंबा, मोटा और पतला भाई बहन। शियाओ यान और अन्य लोग भी सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और सीढ़ियों पर कदम रखने के बाद वे हॉल के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए। वह है। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया और सिर उठाया और फिर एक काफी भव्य हॉल धीरे धीरे प्रकट हुआ और हॉल में 2 बड़े अक्षर जो ध्यान आकर्षित करते थे धीरे धीरे दिखाई दिए। भूमिगत महल, म्यूफेंग ने भी धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आश्चर्य छिपा नहीं था। यह वास्तव में एक भूमिगत महल है। शियाओ यान की पुतलियां उन 2 शब्दों को देखकर कसकर सिकुड़ गईं, क्योंकि मेरे गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे प्रभावशाली ढंग से बताया था। पिछली बार जब मैंने यानची को देखा था वह इस भूमिगत महल में था। वह यानची स्वाभाविक रूप से एक पवित्र ज्वाला थी, इसलिए शियाओ यान भी इतना हैरान था।
तुम दोनों के आश्चर्य को देखो, यह भूमिगत महल आखिर क्या है। म्यू यिंगयिंग ने भी शियाओ यान और म्यू फे में कुछ गलत पाया और तुरंत कहा, भूमिगत महल पूरे शुआनलिंग शाही परिवार में सबसे बड़ा स्थान है। इसमें शुआनलिंग शाही परिवार की सारी विरासत और खजाने शामिल हैं, लेकिन यह वास्तविक अर्थ में एक खजाना है। अनगिनत लोग और चोर इस जगह पर आते हैं, इसलिए इस भूमिगत महल की रक्षा अत्यंत कड़ी है। म्यू फेन ने भी धीरे से कहा, पता नहीं यह व्यक्ति हमें यहाँ क्यों लाया। शुआन संतियन में अक्सर अफवाहें होती हैं कि भूमिगत महल के रक्षक, यहाँ तक कि डॉडी के शिखर पर मौजूद शक्तिशाली लोगों को भी तौलना पड़ता है। म्यू फेन ने भी कहा, इस भूमिगत महल का इतना इतिहास है। म्यू यिंगयिंग ने भी अपनी सुंदर आंखें हल्के से घुमाईं, फिर भूमिगत महल की गहराई में घूरने लगी, कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से उसे कुछ भी नहीं मिला, भले ही उसे जांच करने की अनुमति थी। यह अफवाह है कि इस शुआनलिंग सम्राट तालाब में विभिन्न जादुई प्रभाव हैं, लेकिन इसका भौगोलिक स्थान अज्ञात है। क्या यह इस भूमिगत महल में हो सकता है? शियाओ यान ने भी भूमिगत महल शब्द से चिह्नित हॉल को घूरा और उसके दिमाग में एक अपरिपक्व विचार धीरे धीरे बनने लगा। पवित्र ज्वाला के बारे में हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मौका न मिले। आखिरकार यह शुआनलिंग शाही परिवार का क्षेत्र है। अगले ही पल शियाओ यान ने भी अपने पास वेनजी को देखा, जो भूमिगत महल के बाहर खड़ा था, बिना इन रक्षकों को नमस्ते किए, जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जू लाओ भी आराम से आंखें मूंदकर खड़े थे। शियाओ यान की गहरी भूरी पुतलियां भी हल्के से हिलीं और फिर उसने मन बना लिया। अगले ही पल एक अदृश्य आत्मा शक्ति भी भूमिगत महल की ओर फैल गई, कुछ पता लगाने की कोशिश में। जैसे ही शियाओ यान की आत्मा शक्ति ने गोली मारी, वेनजी ने भी अचानक इसे खोज लिया, फिर मुड़ा, शियाओ यान को देखा और जैसे फुसफुसाया, इस लड़के की आत्मा शक्ति इतनी भयानक क्यों है? जू लाओ के आसपास होने के कारण शियाओ यान को स्वाभाविक रूप से वेनजी से डर नहीं था, इसलिए उसने निडर होकर अपनी आत्मा शक्ति छोड़ी। हालांकि जब शियाओ यान काफी आराम से था, उसकी आत्मा शक्ति भूमिगत महल के द्वार पर पहुंचते ही अचानक एक अस्पष्ट शक्तिशाली शक्ति द्वारा निगल ली गई। अगले ही पल वह अस्पष्ट शक्ति भी जैसे कुछ खोज चुकी थी और फिर शियाओ यान की ओर बढ़ी। बुरा हुआ, शियाओ यान ने भी अपने दिल में गुप्त रूप से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि उसने इस भूमिगत महल के रक्षा स्तर को कम आंका था, लेकिन इस समय अन्य चीजें करना बेकार था, इसलिए उसे मजबूरी में इस हमले को सहना पड़ा। जाओ। जब शियाओ यान हैरान था, तब आंखें मूंदे जू लाओ ने भी धीरे से कहा और उस अस्पष्ट अदृश्य शक्ति को जू लाओ ने हिला दिया। धिक्कार! वेनजी ने भी गुप्त रूप से गाली दी। अगर जू लाओ ने अभी गोली नहीं चलाई होती तो केवल वह हमला ही उस भारी पैरों वाले व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता था और वह शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश की योग्यता को बचा सकता था। शियाओ यान ने भी जू लाओ को कृतज्ञ आंखों से देखा और अगले ही पल उसने अपनी छोटी मोटी हरकतें बंद कर दी, लेकिन वह बुदबुदाया, अजीब, यहाँ ज्वाला की सांस क्यों नहीं है? तर्क से अगर पवित्र ज्वाला यहाँ होती तो आसपास का तापमान भी अत्यंत गर्म होता। हाँ, आखिरकार आ गए। वेनजी ने भी जल्दी से विषय बदल दिया। देखा गया कि एक अन्य जगह से दो लोगों की आकृतियां भी धीरे धीरे वेनजी और अन्य लोगों की जगह की ओर आ रही थीं। नजदीक से देखने पर यह प्रभावशाली था कि दोनों शियाओ यान की उम्र के थे। एक लंबा था और दूसरा छोटा। मुझे पता है कि वे काफी मेल खाते थे। लंबा एक पुरुष था। उसकी ऊंचाई शायद 2 मीटर रही होगी। हालांकि लंबा होने के अलावा पुरुष की मांसपेशियां भी अत्यंत पतली थीं। हड्डी इसका सबसे अच्छा वर्णन था। दूसरे छोटे के बारे में, वह एक महिला थी जो लंबे लेकिन पतले पुरुष के ठीक विपरीत थी। यह महिला बहुत छोटी थी, वह शायद केवल 1 मीटर 3 की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पूरे शरीर की चर्बी बहुत मोटी थी। नमस्ते मास्टर, राष्ट्रीय शिक्षक। महिला की आवाज में हल्का गुस्सा भी था, जो वेनजी के पीछे धीरे धीरे प्रकट हुआ। हालांकि जब शियाओ यान बहुत पहले इन दोनों में प्रकट हुआ था, उसने दोनों के बीच अंतर महसूस किया था,
इसलिए उसने भी ध्यान दिया। आश्चर्यजनक रूप से शियाओ यान ने पाया कि भूमिगत महल में गश्त करने वाले कई सैनिकों के अत्यंत गंभीर भाव भी इन दोनों को देखकर स्पष्ट रूप से बदल गए। यह स्पष्ट रूप से उनके प्रति सद्भावना दिखा रहा था। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल समय पर आए। वेनजी ने भी अपने पंखे को हल्के से हिलाया और फिर दोनों से कहा। यह शिक्षक का आदेश था, लेकिन सौभाग्य से मैंने समय पर पकड़ लिया, पुरुष ने भी धीरे से कहा। पुरुष और महिला का रिश्ता स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा था, क्योंकि शुरू से अंत तक दोनों ने कभी अपने हाथ नहीं छोड़े। क्या ये दोनों आपके शुआनलिंग शाही परिवार के पसंदीदा पुत्र हैं? जू लाओ ने भी धीरे से कहा, उनकी आवाज में एक दुर्लभ आश्चर्य था। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों वही लोग हैं जो इस बार शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करेंगे। आप तीनों के साथ कुल 5 लोग हैं, वेनजी ने भी कहा। हाँ हाँ, इन दोनों की हड्डियां आश्चर्यजनक हैं। जाहिर तौर पर उनकी भविष्य की उपलब्धियां काफी बड़ी होंगी, जू लाओ ने धीरे से कहा। महोदय विनम्र हैं, आपके मंडप के 3 शिष्य भी बहुत अच्छे हैं और वे भविष्य में निश्चित रूप से शक्तिशाली लोग बनेंगे। वेनजी ने भी मुस्कुराया, लेकिन वह इस बड़े व्यक्ति के कहे पर काफी खुश था। आखिरकार सामने वाले 2 लोगों की ऐसी शक्लें अभ्यास के विशेष कारण के अलावा थीं। अन्यथा वे शुआनलिंग शाही परिवार के वास्तविक प्रतिभाएं हैं। चूंकि हम सब यहाँ हैं, चलो, वेनजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उनके सामने 2 लोग उनके शुआनलिंग शाही परिवार की प्रतिभाएं हैं। उनकी ऊंचाई और शक्ल के बारे में यह उनके द्वारा अभ्यास किए गए व्यायामों से भी संबंधित है, इसलिए ऐसा ही हो सकता है। चलो 3 छोटे लोग, जू लाओ ने धीरे से कहा, और फिर वह बाहर निकल गया। अपनी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को संभाल कर रखना याद रखो, यह भूमिगत महल हमारे फेंशियांग पैविलियन से बेहतर नहीं है। अगले ही पल, जैसे ही जू लाओ चल रहा था, एक आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में पहुंची। शियाओ यान ने यह सुनकर जू लाओ को गुप्त रूप से सिर हिलाया, लेकिन फिर वह अपने दिल में बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि इस भूमिगत महल के रहस्य मेरी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।